गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को देख लिया है। आज आइए हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से बात करेंगे मेंडलिज्म के विषय में कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इन्होंने जेनेटिक्स के विषय में कौन सा बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज आइए हम समझते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स में। सबसे पहले हम जानेंगे मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म, हम अगर मेंडलिज्म का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में। अर्थात एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया कि इस यूनिवर्स में, इस जैविक संसार में से, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारा क्या अस्तित्व है, हम क्या हैं, कौन है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ से आया है। ये सब अगर हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका नाम याद आता है? ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि माता पिता का कौन सा कैरेक्टर, कैसे माता पिता का कैरेक्टर संतान में आते हैं, और माता पिता का कैरेक्टर जो संतान में आता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अगर बात हेरिडिटी की आती है तो सबसे पहले नाम किसका आना चाहिए? ग्रेगर जॉन मेंडल का। और द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम किसी शख्स का आता है तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। आ जाइए हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके इंट्रोडक्शन के विषय में। ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 एट साइलेसियन, अ विलेज इन हेंजेंड्रॉफ, ऑस्ट्रिया, विच इज अ पार्ट ऑफ द चर्च। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 12 जुलाई 1822 ईस्वी में एक गाँव हेंजेंड्रॉफ के साइलेसियन गांव में हुआ था, जो एक ऑस्ट्रिया देश का भाग हुआ करता है। और ये किसका था? एक चर्च का भाग था। अर्थात इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो चर्च में हुआ था। और उस चर्च का जिस लोकेलिटी पर वो चर्च था उसका नाम क्या था? वो एक छोटा सा गांव हेंजेंड्रॉफ का एक साइलेसियन जगह था, जो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में एक ऐसे महान शख्सियत को जन्म दिया जिसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, है ना। अगर वहीं हम देखें, इन 1843 ही बिकम अ प्रिस्ट ऑफ द ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री एट ब्रून वेयर ही गॉट ए मोनेस्टिक टाइटल ग्रेगर। 1843 ईस्वी में वो उस ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री के प्रिस्ट बन गए, पादरी बन गए। क्या बन गए बच्चों? प्रिस्ट बन गए, एक मॉन्क बन गए, है ना। जिस प्रकार से हमारे मंदिरों में एक पुजारी हुआ करते थे उसी प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री के मॉन्क बन गए, वो प्रिस्ट बन गए, पुजारी हो गए, और वहीं पर इनको एक मोनास्टिक टाइटल मिला जिसका नाम था ग्रेगर। अर्थात ग्रेगर को ग्रेगर की उपाधि कब मिली? सन 1843 ईस्वी में उसी ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री में हुआ, जो जहाँ वो मॉन्क का काम किया करते थे, है ना। In the garden of the monastery, Mendel conducted the experiment of the hybridization on garden pea Pisum sativum during the 1854 to 1604। अर्थात उसी ऑगस्टिन मोनास्ट्री ने मेंडल ने अपना जो काम किया, कितने साल तक किया? 1854 टू 64, अर्थात 10 साल तक, 54 से लेकर 64 तक 10 साल तक उन्होंने एक गार्डन पी, जिसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं, उस पर इन्होंने काम किया, है ना। पाइसम सटाइवम क्या है? गार्डन पी है, और स्वीट पी का नाम होता है लेथायरस एडोरेटस। तो इन्होंने लेथायरस एडोरेटस पर काम नहीं किया, इन्होंने गार्डन पी पर काम किया जिसका नाम पाइसम सटाइवम है। वहाँ उन्होंने 10 वर्षों तक काम किया, और जो उनका एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था? ये आप इसको रिमार्क कर लेंगे, द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने उसी ऑगस्टेनियन मोनास्ट्री में 10 साल तक काम किया, और वो समय कब था? 1854 से लेकर 1864 ईस्वी तक 10 साल तक इन्होंने अपना अथक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण पर इन्होंने काम किया था, है ना। अगला अगर हम देखें, the conclusion of Mendel's work was published in 1866 in a journal Annual Proceeding of Natural History, which is the Society of the Brown। इनका जो कंक्लूजन था, जो इनका निष्कर्ष था, 10 वर्षों का जो निचोड़ था, उस निचोड़ को मेंडल ने अपने कार्य के रूप में पब्लिश कराया। कब पब्लिश कराया? सन 1866 ईस्वी में। और जो पब्लिश कराया उनका एक जर्नल था, उस जर्नल को हम क्या कहते हैं? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो ब्रून की एक सोसाइटी हुआ करती थी। बच्चों ये बहुत रिनाउंड क्या कहते हैं उसको, जर्नल्स नहीं था, कोई रिनाउंड जर्नल में इनका लेख नहीं गया। एक सोसाइटी था, ब्रून का एक सोसाइटी था, एक संगठन था, इस सोसाइटीज़ में ही उन्होंने अपना ये लेख छपने के लिए दे दिया। और कब दिया? सन 1866 ईस्वी में। और उस सोसाइटी का नाम क्या था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वहीं पर इन्होंने अपना जो 10 वर्षों तक काम किया था, उस रिसर्च वर्क का जो कंक्लूजन था, जो निष्कर्ष था, जो निचोड़ था, वहाँ उन्होंने छपने के लिए दे दिया।
टाइटल्स ऑफ मेंडल्स वर्क वाज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने जो काम किया था उस काम का टाइटल क्या था, उस काम का टाइटल जो था वो है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द नीट, ये नीट के लिए फ्रेम किया गया है। तो इनका जो मेंडल्स का जो वर्क था उस वर्क का टाइटल क्या है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसी पर इन्होंने इसी टाइटल्स के द्वारा उन्होंने छपने के लिए दिया था। मेंडल्स वाज डाइड इन 1884। मेंडल का जो मृत्यु है वो 1884 ईस्वी में हो गया। अर्थात मेंडल जन्मे का 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जन्म लिए और बहुत ही जल्दी अर्थात अल्प आयु में ही 1884 ईस्वी में ये का देहावसान इनका हो गया। अर्थात ये अपने जिंदा रहते अर्थात जीवित कंडीशन जब ये जिंदा थे तब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं मिल पाई थी। इनको मरणोपरांत विलियम बेटेसन के बहुत बड़े सहयोग के साथ अर्थात उनकी बहुत बड़ी कृपा पात्र, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने में। अर्थात इनको सन 1901 ईस्वी में फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिलती है और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, सन 1884 ईस्वी में। अर्थात इनको मरणोपरांत फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिलता है और वह किसके बिहाफ पर, विलियम बेटेसन के बिहाफ पर, जब वो रिडिस्कवरी कराते हैं 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस और इरिक वॉन सेनवाक। तो ये 3 जो बॉटनिस्ट थे इनके द्वारा वो फिर से रिडिस्कवरी कराते हैं मेंडल्स के लॉ का और बाद में इनको रिकॉग्निशन मिलता है एक फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में। कब मिलता है, सन 1901 ईस्वी में। और डेथ कब होता है इनका, 1884 ईस्वी में। ठीक, तो ये तो रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको आज जेनेटिक्स का जो नया चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका न्यू जो रखा गया है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा रखा गया है। जो हम जेनेटिक्स को जानते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जानते हैं। तो ऐसे महान वैज्ञानिक का जीवन परिचय हम लोगों ने इस रूप में जाना। आज आइए देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल। मेंडल ने किस स्ट्रेन का प्रयोग किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट मटेरियल उनका था जिस पर उन्होंने काम किया था और जिसके द्वारा उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली है। तो आज आइए बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट मटेरियल कौन था। आपको फिगर में जो दिख रहा है बच्चों, बहुत ही सुंदर फिगर जो दिख रहा है, ये देखिए, ये है पाइसम सटाइवम जिसको हम कहते हैं गार्डन पी। पाइसम सटाइवम पर इन्होंने काम किया था, ये इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था, है ना। पी जो होता है एक लेथायरस ओडोरेटस होता है जिसको हम स्वीट पी कहते हैं। तो ये स्वीट पी पे नहीं काम किए थे, ये बहुत ही भाग्यशाली थे जिन्होंने अपना लेथायरस ओडोरेटस पर काम किया, सॉरी पाइसम सटाइवम पर इन्होंने काम किया था। किस पर काम किया था, पाइसम सटाइवम। तो ये जो सुंदर सा फिगर आप देख रहे हैं ये किसका है, ये पाइसम सटाइवम का है। तो देखिए, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी पाइसम सटाइवम दैट इज द एडिबल पी क्रोमोसोम नंबर्स 2n = 14 एज एक्सपेरिमेंट मटेरियल, बट द क्वेश्चन इज व्हाई द सेलेक्टेड गार्डन पी, द फॉलोइंग आर द रीजन। अर्थात मेंडल ने गार्डन पी अर्थात पाइसम सटाइवम को अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में चूज किया और ये एक प्रकार का एडिबल पी है अर्थात खाने योग्य मटर है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर हम देखें तो 14 क्रोमोसोम अर्थात 7 जोड़ी अर्थात 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में चूज किया। लेकिन बात यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार मेंडल ने गार्डन पी पाइसम सटाइवम को ही अपना एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्यों बनाया। आइए हम बात करते हैं इसके विषय में कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में गार्डन पी पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें रखा गया है, द फ्लावर्स ऑफ द पी प्लांट्स आर नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड। अर्थात जो ये पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट है, ये नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो जाता है अर्थात अपने द्वारा अपने आप से ही इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो मेंडल लकी रहे, वो भाग्यशाली रहे। सबसे पहले क्यों इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि पहला रीजन इनका जो सामने उभर कर आया वो ये है, द फ्लावर्स ऑफ द पी दैट इज द पी प्लांट आर नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड। ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो जाता है अर्थात स्वपरागित हो जाता है एंड दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सिंगल फ्लावर्स दैट इज द हर्मोफ्रोडाइट। और ये पौधा जो होता है बच्चों, ये हार्मोफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही पी प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो ये भाग्यशाली रहे क्या, सबसे पहले कि ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड होने वाला प्लांट होता है, दूसरा ये कि ये हार्मोफ्रोडाइट होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स प्लांट्स दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही सिंगल प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो व्हेन बोथ द सेक्स पार्ट्स दैट इज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल प्लांट देन सच टाइप्स ऑफ द कंडीशन इज नोन एज द हार्मोफ्रोडाइट। तो ये हार्मोफ्रोडाइटिक प्लांट होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो पहला रीजन तो ये रहा। लेकिन आइए बात करते हैं दूसरा रीजन क्या था। पी प्लांट्स कैन बी ग्रो एंड क्रॉस्ड इजिली। जो पी प्लांट है अर्थात पाइसम सटाइवम है, ये आसानी से ग्रो कर जाता है, आसानी से बढ़ता है और ये क्रॉस फर्टिलाइज करता है अर्थात अपने आप ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसमें करा सकते हैं और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है ना। तो मेंडल ने सबसे पहले प्योर लाइन वेराइटीज़ के बीच में इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया और बाद
बाद में इन्होंने F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियन जनरेशन को निकालने के लिए इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया था, है ना। तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों प्रक्रिया इस पी प्लांट में देखने को मिलती है। तीसरा क्या रीज़न है, द हाइब्रिड्स आर परफेक्टली फर्टाइल इन दिस प्लांट। इसमें जो हाइब्रिड्स जो संकर प्रजातियां थी, जो F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियन जनरेशन में जो प्रोडक्ट्स थे, जो प्लांट्स हुए बच्चों, वो परफेक्टली फर्टिलाइज थे, अर्थात पूर्ण रूप से परफेक्शंस में थे, परफेक्टली फर्टिलाइज होते थे। ये पूरे के पूरे इनमें शुद्ध लक्षण देखने को मिलता था, अर्थात सभी के सभी, अर्थात एक प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ टाल प्लांट और प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डॉट प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट फिलियर जनरेशन में सभी टाल प्लांट देखने को मिले। तो वही कहा गया है कि एक ऐसा प्लांट था जिसका जो हाइब्रिड हुआ करता था फर्स्ट फिलियर जनरेशन में सभी फर्टाइल प्लांट हुआ करते थे, परफेक्टली फर्टाइल थे। चौथा रीजन क्या था, द पी प्लांट आर एनुअल एंड हैव अ शॉर्ट ग्रोथ पीरियड एंड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो पी प्लांट पाइसम सेटाइवम होता है बच्चों, वो एनुअल होता है, अर्थात इसका रिजल्ट साल भर में मिल जाता है। अगर कोई बड़ा प्लांट वो लेते जिसका रिजल्ट बहुत सालों में मिलता तो उसमें इनका रिजल्ट इतना परफेक्ट नहीं आ पाता। तो ये जो पौधा होता है ये बहुत क्या होता है, एनुअल होता है, वार्षिक होता है, इसका रिजल्ट एक साल में हमको मिल जाता है। और ये बहुत शॉर्ट ग्रो पीरियड, अर्थात इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, जिससे रिजल्ट बड़े आसानी से मिल गया था। पांचवा जो कारण था बच्चों, दे शो अ नंबर ऑफ द क्लियर कट एंड द इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें जो होता है एक बहुत आसानी से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर माने क्या होता है बच्चों, अर्थात प्योर लाइन वेराइटीज़, अर्थात प्योर लाइन वेराइटीज़ माने उन्होंने जब देखा कि जो पौधे टाल हैं वो टाल थे, अर्थात जो डॉर्फ थे वो डॉर्फ थे, अर्थात बड़े प्लांट और छोटे प्लांट बिल्कुल एकदम क्लियर कट में दिखाई देते थे कि इनका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा था कि जो लंबे प्लांट थे वो लंबे थे, जो छोटे प्लांट थे वो छोटे थे। लंबे प्लांट में जो पॉड का जो शेप था, पॉड का जो साइज शेप था, जो फ्लावर का कंडीशन मतलब पोजीशन था, फ्लावर का जो कलर था, ये सब जो टाल प्लांट था उसमें सब डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिले, और जो शॉर्ट प्लांट था उसमें सब रेसिव कैरेक्टर देखने को मिले। इसको हम आगे की कड़ी में बात करते हैं। तो ये सब 5 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसके कारण से मेंडल ने क्या किया, पाइसम सेटाइवम अर्थात गार्डन पी को सेलेक्ट किया। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। बच्चों एक चीज़ आप जान लीजिए कि ट्रेड और कैरेक्टर में क्या अंतर है। कैरेक्टर किसको कहते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं। कैरेक्टर वो होता है जैसे हम कहें कि उस आदमी का नेचर माने क्या होता है, प्रकृति की कहते हैं यार उसका नेचर कैसा है। तो नेचर माने प्रकृति होता है, उसका व्यवहार जिसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो नेचर जो है उसके 2 भाग हो सकते हैं, 2 रूप हो सकते हैं, या तो अच्छा या तो खराब। कहेंगे यार उसका नेचर जो है वो बैड है, या उसका नेचर क्या है, गुड है। तो गुड और बैड ये 2 पहलू जो हैं इसको हम ट्रेट कहते हैं, और जो नेचर कहा गया है वो क्या है, वो कैरेक्टर है। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कैरेक्टर क्या है। जैसे स्टेम का लेंथ, लंबाई, अगर हम कहें कि लंबाई क्या है, तो लंबाई एक प्रकार का कैरेक्टर है। अब ये लंबाई के 2 भाग हो सकते हैं, या तो टाल या तो फिर डॉर्फ। जो टाल और डॉर्फ ये दोनों हैं ये ट्रेड हैं, जिसमें से टाल जो होता है ये डोमिनेंट ट्रेड होता है, और डॉर्फ जो होता है वो रेसिव ट्रेड्स होता है। अर्थात एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड हो सकते हैं ना। अर्थात कौन सा कैरेक्टर, ये किसमें है, प्योर लाइन वेराइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। प्योर लाइन वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो प्योर लाइन वेराइटीज़ के 2 ट्रेड होते हैं, या तो लंबा या तो फिर छोटा। तो अगर हम स्टेम की लेंथ लेते हैं तो जो लंबाई कही जाएगी इसको हम कैरेक्टर कहते हैं, और इस लंबाई के 2 भाग हो सकते हैं, या तो बड़ा या तो छोटा। तो जो बड़ा और छोटा है इसको हम ट्रेड कहते हैं, है ना। जैसे हम कलर की बात करें, कलर अगर हम कहें भैया ये कलर कैसा है, तो कलर अगर हम कहें तो कहा जाएगा भाई कलर में कौन सा कलर है, तो कलर जो है वो कैरेक्टर है, और कौन सा कलर है वो ट्रेड है ना। जैसे हम कहें ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर, तो ब्लैक कलर जो होता है और ब्राउन कलर जो है ये क्या है, ट्रेड है। तो ब्लैक कलर जो होगा डोमिनेंट कलर हो जाएगा, और जो ब्राउन हो जाएगा वो रेसिव। तो ये ट्रेड और कैरेक्टर्स में अंतर है। तो मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था, आइए इसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो इन्होंने कुल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। सबसे पहले देखिए इन्होंने देखा स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट जो एक डोमिनेंट ट्रेट्स के रूप में था, एक डोमिनेंट ट्रेट्स के रूप में था, उसको हम क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। तो कुछ पौधे लंबे दिखाई दिए और फिर कुछ पौधे उसी में ड्वार्फ दिखाई दिए ना। तो स्टेम की अगर स्टेम की हाइट क्या है, स्टेम की हाइट इज अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर। स्टेम की हाइट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर। और ये दोनों क्या है, ये ट्रेड हैं। ये क्या है,
ये ट्रेड हैं, अर्थात ट्रेड दो है, एक डोमिनेंट ट्रेड है, एक रिसेप्टर। तो डोमिनेंट ट्रेड के रूप में क्या था, टॉल, और रिसेप्टर ट्रेड के रूप में डॉर्फ। और ये किस क्रोमोसोम पर देखने को मिले, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखने को मिले। तो बच्चों इसमें जो पी प्लांट के जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे वो 7 क्रोमोसोम पर नहीं देखे, वो केवल और केवल इन क्रोमोसोम पर देखे थे। किस पर, 145.7, किस पर, 145.7, केवल 4 क्रोमोसोम पर ही ये पूरे लक्षण दिखाई दिए थे। किस पर, 145.7, जैसा कि ये सामने लिखा गया है। तो जो स्टेम का हाइट है, स्टेम का हाइट जो होता है, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, रिसेसिव कैरेक्टर डॉर्फ है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखने को मिलता है। फ्लावर का जो कलर है, इसका हम डोमिनेंट कैरेक्टर देखें तो वायलेट है, और रिसेसिव कैरेक्टर इसका वाइट है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर देखने को मिलता है। फ्लावर का पोजीशन अगर देखें तो फ्लावर का पोजीशन जो होता है वो एक्सियल होता है डोमिनेंट कैरेक्टर में, और रिसेसिव में ये टर्मिनल होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखने को मिलता है। पॉड का शेप अगर हम देखें तो पॉड का शेप जो होता है वो डोमिनेंट में क्या होता है, इन्फ्लेटेड होता है, और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पॉड का कलर अगर हम देखें तो डोमिनेंट में इसका ग्रीन कलर होता है, और रिसेसिव में येलो कलर होता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम सीड का शेप देखें तो डोमिनेंट कैरेक्टर में ये राउंड होता है, और रिसेसिव कैरेक्टर में रिंकल्ड होता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम सीड का कलर देखें तो इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ये येलो होता है, और रिसेसिव कैरेक्टर इसका ग्रीन होता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर देखने को मिलता है। तो ये टोटल जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ये केवल 4 क्रोमोसोम पर देखने को मिले थे, 1, 4, 5 एंड 7। आप इसको बिल्कुल रिमार्क करके लिख लेंगे, ये मेंडल का फ़ोन नंबर है 4144571, है ना। तो इसी पर इनको पूरा देखने को मिला था, ये 4 क्रोमोसोम जो होते हैं इसी पर टोटल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले थे, है ना। तो आइए देखिए, ये देखिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये पहला जो है, ये अगर कैरेक्टर देखें तो ये देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर में टाल है, और रिसेसिव कैरेक्टर में डॉर्फ है ना, जो क्या है स्टेम की हाइट है। अब फ्लावर का कलर अगर हम देखें तो डोमिनेंट कैरेक्टर में ये कैसा है, पर्पल कलर या वायलेट कलर है, और रिसेसिव में क्या है, व्हाइट कलर है। इसी प्रकार से फ्लावर का पोजीशन अगर हम देखें तो जो इनके फ्लावर्स लगते थे ये एक्सियल पोजीशन अर्थात बीच में अंतस्थ लगते थे, है ना। और ये अगर रिसेसिव कैरेक्टर देखें तो ये बिल्कुल कैसे लगते थे, ऊपर लगते थे ना, अर्थात इसको हम टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। तो टर्मिनल जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर्स है। इसी प्रकार से अगर हम पॉड का कलर देखें तो मेच्योर होने पर जो पॉड होता है, सॉरी सीड जो होता है, सीड का कलर कैसा होता है, येलो हो जाता है, और अगर रिसेसिव कंडीशन रहता है तो ये कैसा होता है, ग्रीन बन जाता है ना। अब पॉड का अगर हम शेप देखें तो मैच्योर होने पर ये राउंड शेप लेता है, और ये अगर मान लीजिए वो रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये रिंकल्ड हो जाता है, पिचक जाता है। और इसी प्रकार से हम पॉड का कलर देखें तो रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर ये इन्फ्लेटेड होता है, बिल्कुल फूला हुआ रहता है, और अगर रिसेसिव कंडीशन देखेंगे तो ये कैसा होता है, सॉरी ये देखना है पॉड का शेप, पॉड का शेप जो होता है यहाँ देखेंगे, पॉड का कलर जो होता है ये देखिए, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये ग्रीन रहेगा, और रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये येलो हो जाएगा। और पॉड का अगर हम शेप देखें तो जिसका फली लगता है डोमिनेंट कैरेक्टर एकदम फूला फूला रहता है, और अगर हम रिसेसिव कैरेक्टर में देखेंगे तो ये कैसा हो जाता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, पिचका हुआ रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आपको यहाँ और भी अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर टाल है और इधर डॉर्फ है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कलर, अगर फ्लावर का कलर देखेंगे तो ये देखिए पर्पल है, और ये क्या है, वाइट है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ये रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार से फ्लावर का पोजीशन अगर देखें तो ये देखिए एक्सियल होता है, जो बीच बीच में इसके फूल लग रहे हैं, और इनकी फलियाँ जो लगेंगी वो बीच बीच में ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। और टर्मिनल के रूप में अगर हम देखें तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ऊपर टर्मिनल पोजीशन पर लग रहा है, तो इसको हम रिसेसिव कंडीशन कहेंगे, है ना। इसी प्रकार से देखिए फ्लावर का जो पॉड का कलर है ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर में ग्रीन देखने को मिलेगा, और रिसेसिव कैरेक्टर में येलो देखने को मिलेगा। अब पॉड का अगर हम शेप देखें तो इन्फ्लेटेड, बिल्कुल जो डोमिनेंट कैरेक्टर एकदम फूला फूला रहेगा, और कंस्ट्रिक्टेड होगा ये रिसेसिव कैरेक्टर्स में, जैसा कि यहाँ देखिए ये फूला हुआ कैरेक्टर ये पिचका हुआ है ना। और इसी प्रकार से सीड का कलर है, हम देखें तो सीड का कलर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर में येलो हो जाता है मैच्योर होने पर, और रिसेसिव कैरेक्टर्स में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और इसी प्रकार से सीड का शेप देखेंगे तो ये राउंडेड होता है और रिंकल्ड होता है, ठीक, रिसेसिव कंडीशन में। तो इस प्रकार से इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा था। तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक बात किया है। कल जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वो हम लोग बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के विषय में, कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दिए थे, इनके कौन कौन से लॉज हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। कमेंट बॉक्स में जो कोई भी प्रश्न सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके समस्या का निवारण जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।